नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज़ में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सोने की, जहां पर मुनाफा वसूली अब भी कायम है और 3500 का ऑल टाइम हाई छूने के बाद अब 3200 के आसपास के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली सोना एक दायरे में कारोबार कर रहा है। 3200 और 3400 के बीच में फिलहाल सोना अटकता हुआ, कोई नई खबर या डेवलपमेंट की इंतजार में। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते 4% की तेजी थी और इस हफ्ते की शुरुआत भी ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ हुई है। बाजार रिस्क ऑन सिचुएशन में है, जहां पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, इक्विटी मार्केट्स में बढ़त है। चाइना का डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, जिन सब का फायदा कच्चे तेल ने लिया है। साथ ही बात करेंगे मॉनसून्स की, जहां पर 27 मई से अब ऑनसेट देखने को मिल सकता है केरला में, ऐसा IMD का मानना है। इसके क्या मायने रह सकते हैं और जो बिन मौसम बरसात हमने पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है, उसका फ्रेश प्रोड्यूस पे क्या असर है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के VP कुणाल शाह एंड स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज GP शर्मा। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। मुनाफा वसूली यहाँ पर करार है। हर्षल, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स? आई थिंक मनीषा, जो पिछले 1-2 हफ्ते से जो एक्सपेक्टेशन थी कि अगर US चाइना का कोई ट्रेड डील में प्रोग्रेस देखने मिलेगी तो गोल्ड में करेक्शन आएगा। तो आई थिंक ब्रॉडली अभी भी वही है कि बहुत सारे जो सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स जो गोल्ड के लिए थे, फिलहाल वो ईज आउट होते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन में भी सीज फायर के नेगोशिएशन चल रहे हैं, यूएस ईरान के बीच में भी नेगोशिएशन चल रहे हैं। ओवर द वीकेंड हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी सीज फायर आते हुए देखा और फिर फाइनली ये ट्रेड वॉर में भी प्रोग्रेस हमने देखा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नेगेटिव है। तो जो हमारा व्यू है कि शायद $3000 तक गोल्ड करेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली हमें गोल्ड में देखने मिलेगी। हर्षल, JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है ओवर द वीकेंड, जहां पे उनको लगता है कि अगले 4 साल तक सोना लगातार यहां पर बढ़त देता रहेगा। इस साल के अंत तक 3650 का टारगेट है, अगले साल वो 4000 की भी बात कर रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि नियर टर्म में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अब भी पॉजिटिव हैं? जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं लास्ट 2-3 सालों में, आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। और अगर ये सब अनसर्टनिटीज ईज होती है तो आई थिंक एक फेड के लिए रेट कट का भी रास्ता आई थिंक क्लियर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि US जो मॉनेटरी पॉलिसी है गोइंग डाउन द लाइन लेटर दिस ईयर, आई थिंक वो फिर गोल्ड के लिए फिर से सपोर्टिव हो जाएगी, क्योंकि रेट कट एक्सपेक्टेशन मार्केट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म जो फ्रॉड जो है मार्केट में से अगर हट जाएगा तो लॉन्गर टर्म अभी भी एटलीस्ट हम नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के लिए हम अपना बुलिश व्यू जो है हमारा भी बरकरार है। और अपसाइड्स क्या देखते हैं आप 1.5 से 2 साल में यहाँ पर? अपसाइड हमारा $4000 तक का है। एवरेज प्राइस $3600 के अराउंड जो है हमारी एक्सपेक्टेशन है। हर्षल, साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स में अब खरीदारी कैसी है? बिकॉज अप्रैल कुछ खास नहीं था, मई में कुछ बाइंग हमने जरूर लौटते हुए देखी है। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक फिजिकल मार्केट में ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है फिलहाल मार्केट में। आई थिंक जब तक प्राइस वॉलेटाइल होते हैं कंज्यूमर्स यूजली होल्ड बैक करते हैं, तो जब गिरता हुआ भी प्राइस होता है तो आई थिंक प्राइस स्टेबलाइज होने के बाद ही कंज्यूमर डिमांड आती है। तो हमें लगता है कि और थोड़ा करेक्शन आने के बाद जो $3000 का लेवल है रफली, आई थिंक इंडियन मार्केट में भी 85-86,000 लेवल तब तक आ जाएंगे अगर बोर्ड करेक्ट करता है। तो आई थिंक जो पेंटअप डिमांड है लास्ट 2-3 महीनों से जो मार्केट स्लो है, तब हमें आते हुए शायद देख सकते हैं। बट फिलहाल आई थिंक फिजिकल मार्केट में कहूँगा बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, मूव्स नहीं है। हर्षल, साथ ही अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जहाँ पर ETF बाइंग हमने अच्छी आते हुए देखी है, ग्लोबल मार्केट्स में नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फंड नंबर्स भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। तो जो बाइंग इंडियन मार्केट्स में आ भी रही है, जो आपने कहा फिजिकल में शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट के साइड पर बेटर है? जी बिल्कुल, आई थिंक ETFs अक्रॉस द वर्ल्ड ETFs में हमने बाइंग देखी है, इंक्लूडिंग चाइना जिसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव बाइंग देखी है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने मिल रहा है कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, वो अभी भी गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव हैंड्स, अगर हम CFT से पोजिशनिंग देखें तो उसमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जतलाता है कि कि गोल्ड में बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें लगता है कि ये जो करेक्शन है मोर और लेस शॉर्ट लिव्ड होंगे और फिर इवेंचुअली गोल्ड में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रिकवर करे।
हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल्वो सेंस यहाँ पर सोने में आती हुई जहाँ पर $3000 पर आउंस तक की मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अपसाइड टारगेट्स हैं और जो सभी बैंक्स के हैं, इवन एज हमने सोने में मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, बैंक्स ने यहाँ पर अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स चेंज नहीं किए हैं। फिर चाहे वो 3500 है, 3800 है, JP मॉर्गन तो कह रहे हैं कि वो $6000 पर आउंस भी यहाँ पर आता हुआ देखेंगे इन द एंड ऑफ 4 years। तो क्लियरली लॉन्गर टर्म जो टारगेट्स हैं वो अभी भी ऑन द पॉजिटिव साइड। कुणाल, आपकी भी एक सेंस लेना चाहेंगे, एक नियर टर्म लॉन्गर टर्म ट्रेंड यहाँ पर सोने में आपको कैसा लगता है? देखो, ये इन द नियर टर्म आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू रिमेन अंडर प्रेशर, और दैट इज बीन माय व्यू फ्रॉम लास्ट 1 month। और मुझे लग रहा है कि ये जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, ये बढ़ेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज नाउ देर आर नो फाइन प्रिंट्स अवेलेबल टू द what has been a talk with US and China, but what they are saying is there is going to be a reset, zero से start करेंगे वो लोग। So I don't think so none of the tariff which US has imposed on China will be effective। जो ये साल उन्होंने जो डाले हैं वो effective नहीं रहेंगे। तो मेरी राय में it's going to be slightly bearish for gold, क्योंकि जो गोल्ड में 3100-200 से जो रैली 3500 तक गई थी, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन ही था चाइना ट्रेड वॉर, US चाइना ट्रेड वॉर के कारण जो वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी आएगी, और उसके कारण गोल्ड बढ़ गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड $3100 और $3000 ये लेवल्स जाने की शॉर्ट टर्म में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में 91,000 90,000 तक कंजर्वेटिवली आ सकता है। सो मैं तब तक कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लॉन्ग टर्म व्यू मुझे $4000 ऑनेस्टली एक साल में नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 3500 $3600 पे गोल्ड अटकेगा। इट विल रिक्वायर सम मेजर बिग ट्रिगर फॉर गोल्ड टू रियली शूट अप, और ऐसे बढ़ने के जितने भी ट्रिगर है वो $3500 में तो फुल्ली प्राइस इन हो जाते हैं। तो मैं बुलिश हूँ वंस इट गोज डाउन टू $3000 और 2950 कोई भी लेवल पे, बट ऐसा इतना भी बुलिश नहीं हो कि $4000 हो जाएगा। तो आपको लगता है 2950 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, और 3500 पे जैसा कि रेजिस्टेंस हमने फिलहाल बनता हुआ देखा है वहाँ पर फिर से होगा। कुणाल, सिल्वर कैसे देखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि ये तीसरा ऐसा साल होगा जब हम यहाँ पर बुलिशनेस की बातें कर रहे हैं, लेकिन चांदी में इवन एज वो स्पर्ट्स आते हैं और वो स्पाइक्स देखने को मिलती हैं लेकिन रुकती नहीं। आई थिंक इट्स द टाइम हैज कम जहाँ पे आपको पोजिशनिंग ऐसे करनी चाहिए सिल्वर में, कि सिल्वर अगर अभी फिलहाल आप देखेंगे 96,000 का रेट चल रहा है। सो ये इवन इफ 85-86,000 भी कोई भी रीजन से वॉलेटिलिटी से जाता है तो बने रहना चाहिए। सिल्वर इज हेडिंग टू मच हायर लेवल। $38 ये साल ही आना चाहिए सिल्वर में। मेरा व्यू कंप्लीटली कॉन्ट्रा है। ये US का चाइना का ट्रेड वॉर डी एस्केलेट होते हैं, मेरे हिसाब से सिल्वर विल बी वेरी बिग बेनिफिशियरी, क्योंकि जो सोलर का US चाइना से एक्सपोर्ट होता था पैनल का, which accounts for roughly 15% of the total solar panel exports of China, I think this will be a very big trigger for silver, क्योंकि यही एक सेगमेंट है जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ है। सो मेरी राय में सिल्वर बाय करना चाहिए, नीचे आता है तो ऐड करना चाहिए। सिल्वर का आउटलुक बहुत बुलिश लग रहा है। कुणाल, रुपी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी बात की थी और रुपी काफ़ी हद तक वही सेंस लेता हुआ आगे गया है, अच्छी खासी मुनाफा वसूली, एप्रिसिएशन रादर हमने रुपये में आता हुआ देखा है पिछले 2 दिनों में। ऑफकोर्स 2 ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौट के आई है, अब यहाँ से क्या सेंस? रुपी सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट होने वाला है, दैट इज माई व्यू, एंड आई रिमेन क्वाइट एडमेंट। रिसेंटली जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इन दैट we have clearly demonstrated as one of the world's major, even on the military side, one of the major superpowers, the way we have responded. So there is no reason why Indian rupee should depreciate going forward, and rupee मुझे लग रहा है फिर से धीरे धीरे अप्रिसिएशन की ट्रेंड पे आ जाएगा, और 83-8350 कंजर्वेटिवली 2 से 3 महीने में आपको फिर से रूपी दिखेगा। उसके बाद ग्रेजुअल अप्रिसिएशन इन द रूपी इज माई थीम फॉर नेक्स्ट 1.5-2 years। कुणाल, क्रूड को कैसे देखेंगे, क्योंकि जिस तरह का रिस्क ऑन सिनेरियो हमने बाकी मार्केट्स में आता हुआ देखा, जहां पर एसेट क्लासेस लाइक इक्विटीज में तेजी देखने को मिली है, क्रूड वहां से तो आगे बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ जो सप्लाई कट्स और जो चाइना का थोड़ा सा बेहतर डेटा हमने मार्केट्स में बनता हुआ देखा, उसका भी यहाँ पर असर है। यानी कि 60 के नीचे जितनी बार भी क्रूड गया है हमने बाइंग यहाँ पर लौटते हुए देखी है। करंट लेवल से अब इस हफ्ते के लिए क्या सेंस है?
$63.5 $64 तक क्रूड ऑयल WTI जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ यूएस चाइना डी एस्केलेशन। सो जो चाइना का जीडीपी ग्रोथ को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया था उसमें फिर से री रेटिंग आ सकता है। सो मेरी राय में क्रूड 6350 6400 और एमसीएक्स पे अराउंड आप देखेंगे तो एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल 50 to 40 के आसपास, ये अराउंड 5400 तक जा सकता है। एंड मेटल्स में आपको क्या सेंस नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर भी हल्का सा सपोर्ट देखने को मिला है। वेल एक्चुअली अगर पिछला एक हफ्ता देखें तो बेस्ट ऑन द चार्ट्स यहाँ पर टिन एंड लेड नजर आते हैं, जहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। मेटल में मैं एक ही चीज कहूंगा, पिक्चर अभी बाकी है। मेटल्स बहुत ज्यादा तेजी लग रही है मुझे आगे जाके, क्योंकि चाइना ने आरआरआर कट पिछले हफ्ते किया है और यूएस और चाइना के बीच में ये जो रीसेट की बात चल रही है, जीरो से निगोशिएशन होगी, तो आई थिंक चाइना विल बी वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ दैट। और इंडस्ट्रियल मेटल्स में इसके कारण अच्छी डिमांड आ सकती है। जो पूरा मेटल्स में जो स्लैक माहौल में जहां पे चाइनीज जीडीपी को डाउनग्रेड किया गया था, ऐसे हालत में भी मेटल्स में हमने क्रैश नहीं दिखा। दो चीज है, आगे डॉलर कमजोर होने वाला है, यूएस में रेट कट होने वाला है, दैट इज बुलिश। सेकेंड, चाइना अगर ये जो ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसमें चाइना को थोड़ा बहुत भी कूल ऑफ मिलता है, जो लग रहा है अभी ट्रम्प और चाइना की मीटिंग से, तो आई थिंक मेटल्स में डिमांड साइड चाइना से इंप्रूव हो जाएगी। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाइना फाइनली कमिंग अप विद द स्टिमुलस। तो मेटल तो नो ब्रेनर है, यहाँ से कोई भी डिप आती है बाई करके रखिए। सब मेटल में 5 से 8% की अपसाइड कंजर्वेटिवली आ सकती है। 5 से 7% की तेजी सब मेटल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुणाल, एक सेंस यहाँ पर एग्री पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि मॉनसून बेटर देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ब्रेक के बाद हम उसके बारे में डिटेल से भी बात करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से हमने ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट्स में देखा है, यूएस चाइना का इम्पैक्ट ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटीज जैसे कि कैस्टर है, कॉटन है, शुगर है, रबर है, इनमें आप कैसा बनता हुआ देखते हैं? एंड फॉर द इंडियन मार्केट्स, बिकॉज मानसून बेटर माना जा रहा है, हमने वो ऑलरेडी यहाँ पर बिन मौसम बरसातें ही कहीं कहीं जहाँ पे आते हुए देखी हैं, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल सेक्टर इन सेंस ऑफ ट्रेड एंड ऑल्सो लिक्विडिटी इन द इंडियन मार्केट्स? सो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, जो मॉनसून की एक्सपेक्टेशन है उसे देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी में सम ऑफ द सॉफ्ट कमोडिटी को छोड़ के कोई बड़ी तेजी का रुख रहेगा। सॉफ्ट कमोडिटीज स्पाइसेस में जैसे टर्मरिक है, जीरा है, ये सब में अपसाइड कंटिन्यू रह सकती है। बट अगर आप शुगर की भी बात करेंगे, मुझे तो शुगर में भी बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है। और आप ऑयल सीड्स की बात करेंगे तो उसमें भी मुझे कोई लंबी अपसाइड नजर नहीं आ रही है। सो मुझे आई एम नॉट वेरी बुलिश, छोटे छोटे बाउंस आते रहेंगे, बट एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मेन जो पल्सेस ऑयल सीड्स है उसमें कोई बड़ी तेजी का माहौल नहीं है। एंड साथ ही जिस तरह की लिक्विडिटी है इंडियन मार्केट्स में जो कि थोड़ी सी कमज़ोर है, स्पाइसेस में तो ये भी सुनने को मिला है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर उनका पे आउट बाकी है, कंसर्न्स काफ़ी हैं उस मार्केट में। Yeah, there has been a hard on street, but एक पुल बैक लग रहा है मुझे स्पाइसेस में। स्पाइसेस थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्प्लेक्स, तो स्पाइसेस में थोड़ी तेजी बरकरार रह सकती है। टर्मरिक 15,000 तक के रेट आपको देखने मिल सकते हैं। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जहाँ तक मेटल्स की बात है, रुपए में अप्रिसिएशन आगे बना रह सकता है। चांदी एक अच्छी बाय है एज पर कुणाल, इवन एज आप यहाँ से कुछ और करेक्शन देखें, सोने में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, कच्चे तेल में बढ़त रह सकती है। और जहाँ तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात है, कुछ कंसर्न्स यहाँ पर लिक्विडिटी को लेकर, लिक्विडिटी क्रंच को लेकर, एंड ऑफकोर्स जिस तरह का वेदर मोमेंटम है वहाँ से भी कुछ प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है। इसी के साथ एक ब्रेक में जाएंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर स्काईमेट के जीपी शर्मा से। वो जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे ऑनसेट की डेट्स यहाँ पर क्या नजर आती हैं, किस तरह का मॉनसून यहाँ पर शुरुआती दिनों में जून में रह सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा अब हमारे साथ हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले मॉनसून ऑनसेट की बात कर लेते हैं, जहां पर आपके मॉनसून फोरकास्ट के नंबर्स हैं उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन 27 मई यहां पर आईएमडी ने कहा है। स्काईमेट को क्या लगता है, कब देख पाएंगे हम ऑनसेट? धन्यवाद मनीषा। पिछली बार जब मैं आपके चैनल में था तो वो मानसून का सवाल तब भी पूछा गया था और मैंने कहा था कि सबसे पहले जो मानसून दस्तक देता है दक्षिण अंडमान सी में,
उसकी परिस्थितियां बाकायदा बनी हुई हैं और वहां दस्तक आमतौर पर 15 तारीख को देता है, 15 मई। इस बार हो सकता है उससे थोड़ा पहले भी हो। मुझे लग रहा है जैसे अगले 48 घंटे के अंदर अंदर उन क्षेत्रों में तो मानसून कभी भी अनाउंस हो सकता है। थाईलैंड के क्षेत्रों में उसके सटे हुए बहुत बारिश हो रही है, चाहे आप फुकेट की बात करें या टाकापा की बात करें। हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ रेन ऑलरेडी। इक्वेटोरियल फ्लो जो है, जिसको क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जिसके कारण मानसून आता है, वो अच्छी परिस्थितियां है, अच्छा फ्लो है, स्ट्रांग फ्लो है। तो उसके चलते वहां तो आएगा ही। उसके बाद जो अगला पड़ाव जो नॉर्थ अंडमान सी रहता है, उत्तरी अंडमान सागर, वहां पे नॉर्मल डेट जो है वो 22 तारीख रहती है। हो सकता है वहां भी थोड़ा सामान्य डेट से पहले ही पहुंचने की संभावना रहेगी। और वहां से लगभग लगभग हर बार जब देखते हैं 10 दिन के अंदर अंदर वो मेनलैंड कनाडा तक आता है। तो इन सब के चलते चलते ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है, बन रही हैं कि मानसून का जो आना है वो समय पे या समय से पहले हो जाएगा। केरल पर भी, और उससे पहले जो हमारे हिंद महासागर के बाकी बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र हैं उन पे भी वो समय से पहले दस्तक देगा जी। हम्म। तो क्या डेट्स आपको लगती हैं बिटवीन, आप कहेंगे 27 से 1 के बीच में यहाँ पर मानसून आ जाएगा किसी भी समय? देखिए, जो मानसून केरल पे आता है वो लगभग लगभग अरब सागर की ब्रांच जो है उससे आता है। जो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अंडमान सागर, उसमें वो बे ऑफ बंगाल। इन बिटवीन जो श्रीलंका पे आने का नॉर्मल डेट रहती है 26 मई के आसपास। वहां आने के बाद मानसून वो वाला तेजी नहीं पकड़ रहा है जो बे ऑफ बंगाल वाला। तो इस हम्म। बार जबकि अंडमान सागर में तो ठीक ठाक पहुंचेगा, अच्छी बारिश भी हो जाएगी। हो सकता है चलते चलते जब तक वो श्रीलंका पे आए उसकी इतनी इतनी तेज स्थिति नहीं होगी, थोड़ा सा कमजोर होगा। लेकिन इसी बीच में जो अरब सागर वाली ब्रांच है जिसके कारण कि केरला में आता है, वो पिकअप करेगी। और जो हम्म। केरल में समय से पहले ही कुछ दिन पहले आने की संभावना जरूर बन रही है। हालांकि कोई इतनी कोई रिसाउंडिंग ऑनसेट अगर कहें तो वो तो मैं नहीं देख रहा। हम्म। लेकिन फिर भी इतनी बरसात जरूर होगी कि जो जो क्राइटेरिया है हमारा मानसून का वो फुलफिल हो जाएगा। और समय से कुछ दिन पहले ही उसकी संभावना जरूर रहेगी केरल तट पर पहुंचने में। जैसे 27 बताया गया, हो सकता है दो तीन दिन आगे पीछे भी हो सकता है। जी। लेकिन समय या समय से पहले उसकी संभावना बकायदा बनी हुई है केरल तट पर पहुंचने की जी। हम्म। मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर जून को ही लेकर है और हमने कुछ बेमौसम बरसातें भी देखी हैं। हम जानते हैं कि कुछ फ्रेश प्रोड्यूस स्पेशली महाराष्ट्र में, नासिक में अनियन वगैरह को लेकर यहाँ पर कुछ नुकसान की बातें सामने आ रही हैं। हैविंग सेड दैट, कैसे देखते हैं आप आने वाले अब 2 हफ्ते इन सेंस ऑफ बारिशें, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ में इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया में भी यहाँ पर काफ़ी हमने उस तरह का वेदर देखा है। देश के सभी भागों की बात करें तो प्री मानसून एक्टिविटी लगभग लगभग हफ्ते 10 दिन से हुई है। जी। पूर्व के भागों में भी, इवन जहां गुजरात, यहाँ बारिश होती ही नहीं है प्री मानसून की। मई के महीने में कोई भी, बहुत ही अनयूजुअल है। और वहाँ अच्छी बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है कुछ जगहों पर। इसी तरह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी अच्छी प्री मानसून एक्टिविटी एक साथ देश के काफी भागों में हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में उसमें थोड़ा कमी आने की संभावना जरूर रहेगी। जैसे दिल्ली जैसी में ही, दिल्ली में अभी तक 12 तारीख तक है, हमने कभी अभी 40 डिग्री तापमान देखा ही नहीं है मई के महीने में। विच हम्म। इज वेरी वेरी अनयूजुअल। नहीं तो पहुंच जाता है। और ना ही अगले, आप कुछ दिनों की बात करें, एक सप्ताह की, तो हीट वेव कंडीशन नहीं आने वाली है। तो 3 हफ्ते निकल जाएंगे दिल्ली में, मई के महीने में हीट वेव नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा हम्म। सा अनयूजुअल है। मुंबई में पिछले दिनों हमें वर्षा देखने को मिली, लगभग चाहे हल्की ही थी, लेकिन 3 4 5 दिन तक हमें थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिला, हल्की वर्षा भी देखने को मिली। तो थोड़ा सा अनयूजुअल वेदर पैटर्न रहा है देश के काफी सारे भागों में। लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी अगर अच्छी हो तो वो अच्छा ही संकेत होता है मानसून के लिए। तो उससे क्लू लेते हुए जो आने वाले दिन है, हालांकि प्री मानसून एक्टिविटी में थोड़ा कमी जरूर आ जाएगी। जो नुकसान अगर फसलों को हुआ है और ज्यादा होने की संभावना नहीं रहेगी, उतनी एक्टिविटी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मानसून पास आता रहता है, तो देश के दक्षिणी भाग और जिसमें महाराष्ट्र भी गिना जाता है, उसमें थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ी सी बढ़ोतरी तो हो जाती है। क्योंकि मानसून करंट जो है उसकी दस्तक आनी शुरू हो जाती है कोस्टल क्षेत्रों में, कम से कम पूर्व ईस्ट कोस्ट पे भी और वेस्ट कोस्ट पे भी, उन दोनों में। तो हालांकि जैसे मैंने पहले जी। कहा कि हम्म। इतना मानसून का समय पे आना अच्छी बात है। सेंटिमेंटल वैल्यू जरूर है।
लेकिन उसका कोई भी संबंध उसके आगे चल के मानसून में क्या होगा, जून में क्या होगा, जी मिस्टर शर्मा, एक्चुअली मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी आपने कहा था जुलाई अगस्त जो कि इंपॉर्टेंट महीने हैं, अच्छी खासी बारिश होगी। जून मे बी वील सी एन अर्ली स्टार्ट, लेकिन जून का क्या महीना बहुत अच्छी बारिश दिखा पाएगा, वो शायद एक चीज़ है जिसको अभी भी देखना होगा। क्या कुछ क्लैरिटी अब निकल के आ रही है कि किस तरह की बारिश हम जून में आता हुआ देखेंगे, या किस तरह का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है? मेरा तो अभी भी जो जैसे मैंने पहले कहा था, जून का महीना पहले 2 सप्ताह तो उसके निकल जाते हैं दक्षिण भारत में और मध्य भारत तक पहुंचते पहुंचते। उत्तरी भारत में तो उसका असर होता नहीं है। कभी कभी तो पूरा जून का महीना बिना मानसून की वर्षा देखे हुए और प्री मानसून की परिस्थितियों में ही निकल जाता है। तो इस बार भी मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि उत्तर भारत में तो उसका असर नहीं देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में भी और मध्य भारत में भी, जिसमें कि हमारे मानसून डिपेंडेंट एरियाज हैं, महाराष्ट्र का है या उससे सटे हुए क्षेत्र गुजरात या मध्य प्रदेश की, बहुत तेज मानसून होने की संभावना नहीं है। हालांकि बीच में स्पेल जरूर आएगा जिसके कारण कि मानसून की समय पर आने की संभावना जरूर रहेगी। लेकिन जो एडवांसमेंट की बात करें पूरे जून के महीने में, स्टडी पेस जो है वो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो स्टडी पेस रहेगा एडवांसमेंट ऑफ मानसून का। चिंता का विषय नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा जुलाई और अगस्त मेन है। हालांकि जून के महीने में भी कृषि क्षेत्र में कुछ जरूर है कि इसकी बुआई शुरू होती है कुछ कुछ क्षेत्रों में, लेकिन जुलाई और अगस्त की बात करें तो अभी भी परिस्थितियां अनुकूल हैं, अच्छी वर्षा होनी चाहिए। जून के महीने में कहना थोड़ा सा इट्स अ बॉर्डर लाइन केस। जी एक फाइनल सवाल यहाँ पर आने वाले महीनों के लिए है, और स्काईमेट ने 103% का LPA फोरकास्ट किया है, IMD ने 105% किया है। तो एक बात तो काफ़ी क्लियर है कि मॉनसून इस साल भी काफ़ी पॉजिटिव आएगा। जहाँ तक ज्योग्राफीज़ की बात है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ चिंताएं यहाँ पर सुनते रहते हैं। इस बार अगर हम स्पेशली सेंट्रल इंडिया देखें, वेस्टर्न देखें, नॉर्दर्न देखें, पंजाब हरियाणा, यहाँ पर किस तरह की मॉनसून, ये जो एग्री बेल्ट है, कैसे देखते हैं यहाँ पे से? एग्री बेल्ट के लिए जो कोर मानसून जोन है उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। हालांकि जनरली जो रिस्की एरिया रहते हैं पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें कि पिछले साल उससे पिछले साल भी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में थोड़ी कमी रही थी, काफी कमी रही थी। उत्तर पूर्व में इस बार भी कमी रहेगी, लेकिन वहां पे मैं बार बार यही कहता हूँ इतना फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन क्षेत्रों की बात करें, उसमें बहुत सारा रेनफॉल होता है और 10% की कमी से कुछ इतनी परिस्थितियां बिगड़ती नहीं हैं। और इस बार तो जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में भी है, उसमें हो सकता है पिछले 2 सालों की तरह इस बार उससे स्थिति बेहतर रहेगी। और जो कोर मानसून जोन है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें और मध्य प्रदेश और इवन गुजरात, राजस्थान की, अच्छे मानसून की उम्मीद कर सकते हैं, विशेषकर 2 महीनों में जो मैटर करते हैं ज्यादा, जुलाई और अगस्त में। जी मिस्टर शर्मा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि किस तरह का इस बार यहाँ पर मानसून रह सकता है। तो जो ऑनसेट है मानसून का वो थोड़ा जल्दी देखने को मिल सकता है। जिस तरह की बारिश हमने होते हुए देखी है वो पॉजिटिव है। प्री मानसून शावर्स भी यहाँ पर अक्रॉस कंट्री देखने को मिले हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न इंडिया जो कि एक एग्री बेल्ट है जहाँ पर फसलें उगाई जाएंगी, खरीफ की बुआई की जाएगी, ऑलमोस्ट एज अर्ली एज अगले 15-20 दिनों में यहाँ पर बारिश अच्छी रहने की उम्मीद है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ऑफकोर्स यहाँ पर मॉनसून की तरफ से आता हुआ। वेल, इसी के साथ फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स पर। Steel presents